हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो हिस्ट्री क्लास 7 एनसीईआरटी का टॉपिक करेंगे। क्लास 6 हमारी कंप्लीट हो गई और आज क्लास 7 एनसीईआरटी का स्टार्ट करेंगे। गाइस, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक हजार वर्षों के दौरान हुए कुछ परिवर्तन की हड़ताल के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस, आप सभी को पता होगा कि एनसीईआरटी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। चाहे सी टेट हो, एच टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो तो आपके लिए ये क्लास यूजफुल रहेगी। नई नई और पुरानी शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे। तो नई और पुरानी शब्दावली में क्या बताया है अभी, जो ये आज के समय में इसके साथ साथ में सूचनाओं के संदर्भ के बारे में बताएंगे, जो भाषा और अर्थों के साथ में क्या होता है। इसमें क्या बताया अभी, जो ऐतिहासिक अभिलेख के कई तरह की भाषाओं से मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ में बहुत बदली जाती है। जैसे कि मध्य युग में फारसी आधुनिक फारसी भाषा से अलग होती है और इनका जो इनकी भिन्नता है वो सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में नहीं आई है, और ये समय के शब्दों को अर्थों को भी बदल जाते हैं। तो नई और पुरानी ऐतिहासिक यानी कि ऐतिहासिक के बारे में जानेंगे। तो ऐतिहासिक के बारे में इन्होंने क्या बताया भी, जो ऐतिहासिक अभिलेख हैं उनको कई तरह से भाषाओं में देखने को मिलते हैं और ये भाषाएं समय के साथ साथ में बहुत सारे चेंजिंग लाते हैं। जैसे कि मध्य युग में फारसी बोली जाती है और आधुनिक में फारसी बदली जाती थी। तो ये भाषा से क्या होती थी भी अलग होती थी। जैसे कि हिंदुस्तान शब्द ले लीजिए, इसमें आज से हमारे जो आधुनिक राष्ट्र राज्य भाषा के अर्थ से निकलता है। जो उदाहरण के तौर पे हमने हिंदुस्तान शब्द लिया और ये वर्तमान समय में जिस यानी कि आधुनिक राष्ट्र के राज्य भारत के अर्थ में होती थी। और इन्होंने 13वीं शताब्दी के जब फारसी से इतिहासकार मिन्हाज इब्न सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। किसका भी 13वीं सदी में इन्होंने फारसी के इतिहासकार जो मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, जिसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में ये स्थित इलाकों से होता है। और इसमें शब्द के जो राजनीतिक अर्थ को इन्होंने इलाकों के लिए क्या किया है अभी, इनका इस्तेमाल किया है, जो साथ साथ में इन शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में बढ़ते गए हैं। और हिंदुस्तान शब्द की दक्षिण भारत में समावेश कभी नहीं देखने को मिले, जिसमें 16वीं शताब्दी के आरंभ में इन्होंने बाबर के हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी, यहाँ के निवासियों की स्थिति का भी इन्होंने वर्णन किया। किसी भी शब्द का प्रयोग करके इतिहासकारों को बहुत ही सावधान रहना चाहिए, जिसमें अतीत के उन शब्दों को कुछ अलग से अर्थ किया गया, जैसे कि विदेशी शब्द। तो जैसा हमने सीधा साधा शब्द ले लिया है और हमारे आज के अर्थ होता है जो ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में मानो किसी भी गांव में आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति और समाज और संस्कृति का अंग नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं भी, विदेशी कहते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिसमें हिंदी और परदेसी और फारसी के अजनबी कहा जाता है। किस लिए इन्होंने किसी भी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता है, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक और जाति परंपराओं को जुड़े होने के कारण एक देश से दूसरे देश में विदेशी नहीं रहते हैं। इतिहासकार और उनके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। जो इनका इतिहासकार है वो इन्होंने 700 से 1750 ईस्वी के लगभग 1000 साल के में पढ़ेंगे, जिन्होंने इनकी खोज की प्रकृति के बारे में इन्होंने अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेना पड़ा था। इस काल में जो अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करके अपनी बहुत सी बातों मिलेंगे, जैसे कि हम पिछले युग में चली आ रही है कि इतिहासकार में इस काल के जो बारे में सूचना इकट्ठी करना और उसे सिक्के से शिलालेखों और भवन निर्माण कला आदि इनकी लिखित सामग्री पर क्या करते थे भी, निर्भर रहते थे।
अभिलेखागारों। अभिलेखागार में क्या होता है, अभी जो दस्तावेज व पांडुलिपियों के संग्रहित करके रखा जाता है। किनको भी इन्होंने जो पुस्तकालय और जो अभिलेख इन्होंने जैसे कि व्यक्ति है, शासन, जन, मठ, व्यक्ति आदि अभिलेखों को रखा जाता था। और पांडुलिपि के दस्ताकारों और इतिहासकारों की बहुत सारी जानकारी इन्होंने इकट्ठी होती थी, मगर साथ में इनका प्रयोग करना भी क्या हो जाता था, भी कठिन हो जाता था। छापे खाने न होने के कारण पांडुलिपि व दस्तावेजों को नकल करने के हाथों में इन्होंने लिखा जाता था। किसी भी जो ये इनकी जो छापेकारी तो ये नहीं थे, लेकिन उनकी जो लिपिक व नकल सीन हाथ से कुछ पांडुलिपि की जो प्रवृत्ति बनाते थे, जिसमें कभी भी किसी भी मित्र के गृह कार्य की जैसे कि कोई भी नकल उतारना। हम जानते हैं कि हर काम आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो मित्र की बनावट लिखावट समझ में नहीं आती होगी, लेकिन हम मजबूर होकर उनको अंदाज लगा सकते हैं कि ये क्या शब्द इन्होंने लिखा हुआ है। नासिक लिपि। नासिक लिपि क्या होती है, भी बाई ओर से, ये जो नासिक लिपि है वो बाई ओर से लिखी जाती है, जिसमें वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में इनको देखी जाती है। एक होती है शिल्प लिपि, तो ये क्या होती है, भी दाई ओर से लिखी जाती है, जिसमें सघन, संतुष्ट व कठिन होता है। और सदी दर में जो प्रतिलिपियों और प्रतिलिपि सिर के द्वारा बनती है, जिस पर हम निर्भर रहते हैं कि जो मूल प्रवृत्ति शायद कहीं भी ये देखने को मिलती हैं। लेकिन इसमें जो लेखक स्वयं भी अपने मूल लेखक वृत्तांत के संबोधित किया जाते थे, जिसमें जैसे कि जियाउल्लुद्दीन वर्गी है, जिसमें 1356 में इन्होंने पहला वृत्तांत लिखा था। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह में क्या बताया है, जो इनका 700 से 1750 के बीच में 1000 वर्षों का जो अध्ययन इतिहासकार से काफ़ी क्या होता था, अभी वो चुनौती भरा होता था, जिसमें एक पूरे कारण उन्होंने बड़े पैमाने से अपने अनेक को इन्होंने परिवर्तन किया था। तो इन्होंने नए सामाजिक और राजनीतिक समूह में क्या बताया भी कि सन 1700 से लेकर 1750 के बीच में इन्होंने हजारों परिवर्तन, कई उद्योग, कई हथियार व नई फसलें आदि आई, और इन्हीं कारण से इन्होंने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व सांस्कृतिक परिवर्तनों का इन्होंने काल रहा। और इस युग में इन्होंने कुछ महल के समुदाय का भी इन्होंने उभरने लगी, जिनका नाम क्या था भी राजपुत्र। राजपुत्र क्या है, जैसे राजा, सामंत, सेनापति, सैनिक आदि, इनमें क्या होते हैं भी ये शामिल होते हैं। कवि और चारण राजपूतों की आहार, सहिंसा, पराक्रम और स्वाभिव्यक्ति का गुणगान करते थे, जिसमें युग के राजनीतिक दृष्टि का महत्व हासिल करने के लिए अवसरों का इन्होंने लाभ दिए, जैसे कि मराठा है, सिख, जाट, अहोम और कार्यसी यानी कि जो मुख्य लिपिकों और मंत्रियों के करने वाली जो जाति होती हैं, उनको सभी समूह का इन्होंने फायदा उठाना पड़ता था। पर्यावास। पर्यावास क्या होता है, जो पर्यावास में जो परिवर्तन होने के कारण, कई वनस्पति के मजबूर होने के कारण उन्होंने अपना स्थान छोड़ना पड़ता था। कुछ लोग वनवास से जमीन की जुताई करने के लिए अपना स्थान को छोड़ देते थे, जैसे कि क्षेत्रीय बाजार है, मुखियाई, पुजारियां, मठों और मंदिरों को प्रभावित होने लगे थे, जिसमें ये बड़े और जटिल समाजों का अंग भी बन गए थे, जिसमें उन्होंने बहुत सारे कर को उन्होंने चुकाना पड़ता था। चित्तौड़ और साम्राज्य। चित्तौड़ और साम्राज्य में क्या बताया है अभी इन्होंने, जैसे कि हम चोल के बारे में पढ़ेंगे, तुगलक के बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, तो जो बड़े बड़े राज्यों और अंतर्गत के बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, जिसमें दिल्ली और सुल्तान गयासुद्दीन बलबन यानी कि 1266 से लेकर 1287 की जो प्रशंसा के दौरान संस्कृत प्रशंति के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस ये हमारा सेकंड चैप्टर है, हम सेकंड चैप्टर में इनके बारे में डिटेल से करेंगे।
भाषा और क्षेत्र। भाषा और क्षेत्र में क्या बताया अभी इन्होंने 1318 में कवि और अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था जो इनकी अलग भाषा होती थी, जैसे कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री यानी कि दक्षिण कर्नाटक में बोली जाती है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, गुजरी यानी कि गुजरात में बोली जाती है, महवारी यानी कि तमिलनाडु में बोली जाती है, गोड़ी जो बंगाल में बोली जाती है, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमनदी यानी कि दिल्ली के जो आसपास के क्षेत्र में इनको बोली जाती है। अमीर खुसरो ने बताया कि जो इनकी भाषा है वो विपरीत भाषा की एक संस्कृत में होता है जो किसी भी विशेष की भाषा नहीं होती, जिसमें एक प्राचीन समय में जिसे केवल ब्राह्मण जाति के लिए आम जनता नहीं होती। सन 1700 में इन्होंने कई अपने अपने भौगोलिक आयाम तय किए गए थे, जिसमें अपनी भाषा सांस्कृतिक की विशेषता को इन्होंने संस्कृत जो इनकी विशेषता को स्पष्ट की गई थी। पुराने और नए धर्म। पुराने और नए धर्म में क्या बताया अभी इन्होंने कि जो इतिहास के जिन हजार वर्षों में जो इनकी हड़ताल कर रहे थे, तो इनके जो इसके दौरान इनके धार्मिक परंपराओं के कारण बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले थे। दैविक तत्व के लोगों की इन्होंने आस्था कभी कभी बिल्कुल से ही व्यक्तिगत रूप से हो जाती थी, मगर आमतौर पर इनकी जो आस्था थी वो स्वरूप सांस्कृतिक सामूहिक होती थी, जिसमें दैविक तत्व सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानिक समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन के संबंधित होती थी। जैसे जैसे ये समुदाय के सामाजिक संसार में बदलता होता था, तो इनकी संस्थाओं को काफी इन्होंने परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। संस्कृत ग्रंथों में इन्होंने ज्ञान के कारण जो समाज और ब्राह्मणों का बड़ा आदर देखने को मिलता था। इसमें संग्रसन यानी कि नए नए शासन को समय में प्रतिष्ठा का चाह में होती थी, जो संरचनों और समर्थक होने के कारण समाज में इन्होंने दबदबा और बढ़ भी गया था। समय और इतिहास के कालखंडों का विचार करना। इसमें क्या बताया अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इतिहासकार समय में काफ़ी इन्होंने घड़ी और कैलेंडर की तरफ नहीं देखना, यानी कि इनको केवल घंटों दिन वर्षों को बीतने के बाद में के रूप में भी इन्होंने नहीं देखना पड़ता था। सामाजिक और आर्थिक संगठन के आने वाले परिवर्तनों को ये दिखलाता है, जैसे कि विचारों और विश्वासों को इन्होंने कितना स्वायत्तिक रहा है, कितना इनको परिवर्तन हुआ है, और अतीत सामान में इनके जो रखने वाले कई बड़े बड़े हिस्सों युगों और कालों में इनको बांटा जाए, जिसका अध्ययन बहुत ही आसान होता है। 19वीं शताब्दी में इन्होंने अंग्रेज इतिहासकार में भारत का इन्होंने 3 भागों में बांटा गया, जैसे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। भारत के इतिहास में ये साल में कई बदलाव के साक्षी रहे, जिसमें 16वीं और 18वीं शताब्दी में इन्होंने 11वीं शताब्दियों के काफ़ी अलग रहते और इसके सारे कई ऐतिहासिक इकाइयों की इनकी समस्या को देखना पड़ता था, और इसमें मध्यकाल की तुलना आधुनिक काल से की जाती थी, जिसमें भौतिक उन्नति और भौतिक प्रगति के भाव को उन्होंने जुड़ा होता था, जिसमें मध्यकाल रूढ़िवादी और इस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता था, जिसमें हम उसको नहीं देख सकते। तो गाइज ये हुआ हमारा फर्स्ट टॉपिक है। हमने फर्स्ट टॉपिक में क्या क्या पढ़ा है भी, इनकी पांडुलिपि, जाति, क्षेत्र और काल विभाजन के बारे में इनके बारे में हमने पढ़े हैं। तो गाइज हमने ऐतिहासिक के बारे में पढ़ा। जो ऐतिहासिक अभिलेख है उनका जो भाषा के समय में बहुत सारे बदलते दिखाई देते थे, जैसे कि मध्य युग में फारसी, आधुनिक में फारसी निवासी जो भाषाओं के काफ़ी क्या होती थी अलग होती थी। इन्होंने हिंदुस्तान के शब्द का भी उदाहरण लेके इनके बारे में वर्णन किया है। 16वीं शताब्दी में इनके अर्थ यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी, निवासी और संस्कृति बाबत के द्वारा इन्होंने इनको प्रयोग किया। विदेशी शब्द के बारे में पढ़ा, अभिलेखाकर के बारे में पढ़ा, जिसमें दो प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय और राज्य, और इसमें इन्होंने 2 लिपियों का प्रयोग किया, नास्तिक और नास्तिक विधि क्या होती है भी जो बाई ओर से लिखी जाती है, जिसमें वर्ण जोड़ के धारा प्रवाह रूप में इनको लिखा जाता था, और स्विस्त क्या होती है जो दाई ओर से लिखी जाती है, जिसमें सेकंड संदिष्ट वर्ण को कठिन होता था। और फिर हमने इनके जो कई प्रौद्योगिकी हजारों परिवर्तन के कारण जो नई प्रौद्योगिक है, नए इतिहास है, नए सांस्कृतिक परिवर्तनों में थे, जिसमें राजपूत, कवि, चरण, पर्यावास, जाति पंचायत संचालन
अमित खुजरो और मुसलमानों के बारे में हमने पढ़ा है। तो गाइज ये था आज का टॉपिक। गाइज अगर आज की क्लासेस पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर। और गाइज मैंने हिस्ट्री के साथ साथ में पॉलिटिकल और ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करवा रखी है, तो आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। और NCERT CDP यानी कि साइकोलॉजी की भी क्लास स्टार्ट करवा रखी है। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।